Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be explaining you the chapter Nationalism in Europe, which is the first chapter of your history textbook. Okay. So पहले मतलब मैं थोड़ा ब्रीफ आपको दे दूं कि जैसे हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ एक, वैसे ही इनमें हमारी कंट्री की तरह तो नहीं बट यूरोप में भी एक फ्रीडम स्ट्रगल आप कह सकते हैं वो हुआ। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लोगों में पहले तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग धीरे धीरे डेवलप हुई। क्योंकि अगेन अपनी कंट्री का एग्जांपल दूंगी मैं, जैसे हमारी कंट्री में पहले कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं थी, सेंस ऑफ यूनिफिकेशन नहीं थी, वैसे यूरोप में भी पहले कोई सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स बिलोंग टू डिफरेंट रूलर्स। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे करके लोगों के अंदर वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म जागा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे डिफरेंट मूवमेंट्स हुई, डिफरेंट ट्रीटीज साइन हुई और फिर डिफरेंट नेशन स्टेट्स बनी। नेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए। एंड धीरे धीरे ही एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, नेशनलिज्म के लिए कह सकते हैं हम। तो वो हम इस चैप्टर में यूरोप सेंट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं। डिपेंड करता है किस रीजन में हो रहे हैं, उस रीजन के अकॉर्डिंग लोग कैसी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनका रिजल्ट निकलता है, ये वेरी करता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बोला भी था, नेशन स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a major force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन प्लेस ऑफ, इसका क्या मतलब है कि यूरोप में पहले कोई ऐसे सेपरेट वो नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस नहीं थे। ठीक है, इनमें क्या था कि डिफरेंट डायनेस्टीज में डिवाइडेड थे डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स, रीजन्स जो थे वो डिफरेंट एम्पायर्स में डिवाइडेड थे, जिनको डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती थी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent. बहुत important definition है ये। क्या कहना चाह रहे हैं वो कि काफी टाइम से यूरोप में एक ऐसा आइडिया कि जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जो कि कंट्रीज को रूल करे, सेंट्रलाइज्ड रूलर हो, वो तो डेवलप कर रहा था। बट नेशन स्टेट का आइडिया इससे एक स्टेप आगे था। नेशन स्टेट क्या कहता था कि नॉट ओनली द रूलर बट द सिटीजन्स ऑल्सो, ठीक है, दे शुड हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। ठीक है, कि रूलर्स कॉमन सेंट्रली रूल कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट जो सिटीजन्स जो रूल हो रहे हैं, द वंस हु आर रूल्ड, उनको भी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होनी चाहिए उनके नेशन को लेके। ठीक है, नेशनलिज्म, इट इज अ बिलीफ सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अ बिलीफ सिस्टम विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। अगेन मेंबर्स में सब आ गए, रूलर्स भी आ गए और सिटीजन्स भी आ गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम एटसेट्रा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, कोई एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लोगों में एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करे। ठीक है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ईयर प्लीज याद रखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में, तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे ज्यादा। France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. Monarch मतलब किंग रूल के अंडर था, बारबोन डायनेस्टी उसको रूल करती थी। नाउ नेशनलिज्म की डेफिनेशन हमने कर ली। नाउ वील डू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Before the middle of the 19th century, the countries in Europe were not in the form as we know them today. Obviously, ठीक है, जिस फॉर्म में यूरोप का मैप हमें आज दिखता है, ऑब्वियसली पहला वैसे नहीं था।
different regions in Europe were ruled by various multinational dynastic empires. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड था यूरोप एंड हर रीजन को कोई मल्टीनेशनल डायनेस्टी रूल करती थी, कोई फैमिली डायनेस्टी मतलब कोई फैमिली एम्पायर. These were monarchies which enjoyed absolute power over their subjects. Various technological and the ensuing social changes helped in developing the ideas of nationalism. ठीक है, ये जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, इनके पास एब्सोल्यूट डायरेक्ट पावर थी अपने सब्जेक्ट्स मतलब अपने सिटीजन्स के ऊपर जिनको ये रूल कर रहे हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स होने लगी वैसे धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुआ. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स बिगेन इन 1789. कब? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. It took about 100 years for the idea to gain concrete shape, which resulted in the formation of France as a democratic nation state. तो obviously it was a very long process. ठीक है, मतलब डेवलप होना स्टार्ट हुआ बट उसको कॉन्क्रीट शेप लेने में about 100 years it took. The trend was followed in other parts of the Europe. ठीक है, फ्रांस से और पार्ट्स में वो फैलने लगा. And led to the establishment of modern democratic systems in most parts of the world at the beginning of 20th century. तो फ्रांस से ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ नेशन स्टेट्स का, ये धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैलने लगा. ठीक है. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारी रीजन्स वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक हो चुके थे. ठीक है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म का बेसिकली क्या कनेक्शन है. ठीक है, डिटेल नहीं देख रहे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुआ कैसे हुआ, बट नेशनलिज्म को कैसे उसने सपोर्ट किया, कैसे बढ़ावा दिया, वो हमें देखना है. फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू अ चेंज इन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. इन 1789 द पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. It was proclaimed that henceforth the French people would shape the destiny of the country. तो जो पावर है वो किंग से कहां चली गई, सिटीजन्स के पास. ठीक है. Creating a sense of nationhood. Various steps were taken by the revolutionaries to create a sense of common identity among people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि the steps to spread nationalism क्या थे वो फ्रांस में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, you have to remember them. First, the idea of fatherland and citizen, la patrie and la citoyen, was created to emphasize a community which enjoyed equal rights under the constitution. तो याद करो जैसे इंडिया में हमने बहुत बार सुना है भारत माता का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, वैसे फ्रांस में फादरलैंड एंड सिटीजन का ये एक बहुत ही वार्म कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. ठीक है. The royal standard was replaced with a new French flag, the tricolor. Royal standard मतलब जो पहले का एक पिक्टोरियल फ्लैग था, it was replaced by the tricolor of France. ठीक है. A States General was elected by the body of, ये बहुत important point है, by the body of active citizens and it was renamed as the National Assembly. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये बॉडी बनी स्टेट्स जनरल जिसमें लोग जिनको वोटिंग राइट हैं, सबको नहीं थे तब वोटिंग राइट्स, जिनको वोटिंग राइट्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे. ठीक है. और इसको क्या नाम दे दिया गया, नेशनल असेंबली. ओके. इन द नेम ऑफ द नेशन न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन. अगेन जैसे आप इंडिया से बहुत ज्यादा इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इंडिया में नेशनल एंथम हमारा अडॉप्ट हुआ, नेशनल सॉन्ग बना, बहुत सारी और सॉन्ग्स बने. ठीक है, नेशनलिज्म से रिलेटेड. वैसे यहाँ पर भी हाइम्स. ठीक है, हाइम्स मतलब छोटे सॉन्ग्स ही होते हैं बेसिकली. मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड. मार्टियर्स मतलब जो शहीद हो चुके थे. ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दी गई. A centralized administrative system was created which formulated uniform laws for the citizens. ठीक है, कॉमन लॉज बनाए गए सिटीजन्स के लिए. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड. कस्टम ड्यूटीज मतलब बेसिकली सॉर्ट ऑफ टैक्सेस, तो जो कि सिटीजन्स के लिए ऑपरेसिव थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. A uniform systems of weights and measures were adopted. तो बेसिकली क्या था कि यूरोप में, फ्रांस में
डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रूलर्स ने डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स और कुछ जगह डिफरेंट करेंसी भी अडॉप्ट की हुई थी। तो इससे क्या होता था, ट्रेड में, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होती थी सिटीजन्स को। तो जब रूल्स बनाए गए तो कॉमन सिस्टम कर दिया गया, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है। तो वही अगेन लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज देने के लिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। The revolutionaries also declared that it was the mission and destiny of French people to liberate the people of Europe from despotism and help other regions of Europe in becoming nations. तो जैसे फ्रेंच डेवलप हुआ नेशन में, वैसे ही उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो और रीजन्स हैं यूरोप के, उनको भी वे नेशन स्टेट में डेवलप करें, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा फ्रांस का, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स में लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, एनकरेजमेंट मिलेगी, तो वही हमें पढ़ना है कि क्या हुआ। इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप पीपल बिकेम मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ फ्रांस। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स डेवलप हुए थे, बेसिकली आप 9th में पढ़ के भी आए हैं। तो उन्हीं लाइंस पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। Their activities made a ground for further encroachment by the French armies. The French army moved into Holland and Belgium, Switzerland, and a large part of Italy in 1790s. Thus, the French army started carrying the idea of, ये बहुत important line है, started carrying the idea of nationalism to foreign lands. जो उन्होंने अपने यहाँ अडॉप्ट किया वो उन्होंने डिफरेंट रीजन्स में भी लाना शुरू कर दिया, डिफरेंट कंट्रीज में। नेक्स्ट नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। नेपोलियन का नाम हमने सबने सुना है, नेपोलियन बोनापार्टे। He was the emperor of France from 1804 to 1815. Although Napoleon destroyed democracy in France, but reintroducing monarchy in France, but he made revolutionary changes. ये important है। In the field of administrative, क्या क्या changes लाया वो administrative field में। The idea was to make the system more rational and efficient. तो कुछ changes वो positive भी लेके आया था administrative field में। देखते हैं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए। सिविल कोड ऑफ 1804। द सिविल कोड ऑफ 1804 विच इज कॉमनली नोन एज द नेपोलियनिक कोड abolished ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो क्या था बेसिकली, अगर आपको 9th का याद हो कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड था यूरोप, ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो उनको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स मिलते थे, ठीक है, विच वॉज ऑब्वियसली अनफेयर। तो इसका जो सिविल कोड था 1804 का, उसने ये सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो सिविल कोड ने एक तो प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ को अबॉलिश कर दिया और सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया, जो कि पहले सबके पास नहीं था, ठीक है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ कोर्स। इवन इन दोज टेरिटरीज which came under his control, Napoleon began to introduce many reforms as he did in France. तो फ्रांस के बाहर जिन जिन टेरिटरीज को वो कॉन्कर करता गया, उधर भी उसने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। He simplified the administrative divisions in Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. तो फ्रांस के अलावा इन सब रीजन्स में। He abolished the feudal system, this is very important, and peasants could be freed from serfdom and manorial dues. तो ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम था इंडिया में, वैसे ही वहां सर्फडम था और मेनर सिस्टम था, ठीक है, वही कि पीजेंट्स को अपने लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम करना पड़ता था ऑपरेसिव वे में। तो उसने ये सिस्टम बंद किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली जो बिजनेस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि what were the positive changes brought about by Napoleon? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या सिंपली पॉजिटिव चेंजेस ब्रॉट बाय
ओके, सो दिस इज अबाउट नेपोलियन. नाउ रिएक्शन ऑफ द पीपल देखते हैं, ठीक है, कि भाई लोगों ने कैसे कैसे रिएक्ट किया. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed this new found freedom. Obviously, जो अभी तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो हट गई, तो obviously they would be happy. They could realize that the new uniform laws and standard system of weights and measures and a common currency would be more helpful in movement and exchange of goods and capital across various regions. I would suggest ये लाइन आप लर्न कर लें कि जहां पे भी ये स्टैंडर्ड मेथड्स होंगे, स्टैंडर्ड करेंसी होगी, वो ट्रेड में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. बट in areas which were conquered by France, people's reactions towards French rule were mixed. Initially, the French armies were seen as the torchbearers of liberty, but very soon people could realize that the new administrative system was not going to guarantee political freedom. Increase in taxes, censorship, forced conscription into the French armies, forced conscription मतलब वही employment, and were seen as outweighing the advantages of administrative changes. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि स्टार्टिंग में जो फ्रेंच ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उससे पीपल वर मोटिवेटेड, बट धीरे धीरे दे रियलाइज कि इसके अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो मिक्स रिएक्शन था. ठीक है. टैक्सेस थोड़े बढ़ गए, सेंसरशिप मीडिया के ऊपर, ठीक है, स्पीच के ऊपर, इन सब सेंसरशिप मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा देना. एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, लोगों को फोर्स किया जाता था, पीजेंट्स को मेनली फ्रेंच आर्मी में एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो ये उनको थोड़े से डिसएडवांटेजेस लगे जो कि बेनिफिट से ज्यादा हो गए. ठीक है. एंड दस द इनिशियल एंथुसियाज्म ऑफ पीपल बिगैन टू टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. तो थोड़ा सा वो धीरे धीरे अगेंस्ट होना शुरू हो गए फ्रेंच आर्मी के. ठीक है. नाउ सिचुएशन बिफोर द रेवोल्यूशन. ठीक है. मतलब जब ये नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक बार देखते हैं क्या था तब. ठीक है. इन द मिड 18th century यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे. Modern day Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons. Their rulers, ये बहुत important है, their rulers had their own autonomous territories. Diverse people lived under autocratic monarchies of Eastern and Central Europe. People did not share a collective identity. ये बहुत important point है. Region was full of people from different ethnic groups who spoke different languages. The only binding factor among the people was the allegiance to a common emperor. अभी मैं सारा समझाऊंगी. एग्जाम्पल, द हैब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria Hungary was a patchwork of many different regions and people. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं. तो क्या था कि यूरोप में जैसे आज हमें देखने को मिलते हैं कंट्रीज, वैसे नहीं थे. ठीक है. क्या था, जैसे ये रफली मैं पूरा बनाऊं, ये पूरा आपका यूरोप है सपोज, तो बहुत सारे स्कैटर्ड रीजन्स में डिवाइडेड था. ठीक है. अब इन स्कैटर्ड रीजन में सपोज ये एक रीजन है. ठीक है. यहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटीज के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे रहते थे, बट उनमें कुछ कॉमन नहीं था. ठीक है. वो ऐसा कुछ कॉमन शेयर नहीं करते थे. सिर्फ क्या कॉमन चीज थी, एक कॉमन एम्परर. इस रीजन का एम्परर कॉमन था सिर्फ. ठीक है. ऐसे इसका एक अपना एम्परर था, इसका अपना एम्परर था. ऐसे सिर्फ एक एम्परर वॉज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दैट वॉज शेयर्ड अमंग द सिटीजन्स. ठीक है. मतलब कोई और कल्चर से वो रिलेटेड नहीं थे, कोई लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं थे, बस रीजन था एक, उसमें लोग रह रहे हैं, और एक कॉमन उनका बाइंडिंग फैक्टर क्या है, एम्परर, उनका रूलर. इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर का. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियर वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स. ठीक है. तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस लिव्ड. कॉज एंड प्रोसेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स. नाउ एरिस्टोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो हमने देखे ये एम्पायर्स रह रहे हैं, धीरे धीरे नेशन स्टेट्स बनने लगी. ठीक है. धीरे धीरे इनमें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आने लगी. तो क्यों आने लगी, व्हाट वर द कॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. क्यों बनी? फर्स्ट रीजन, एरिस्टोक्रेसी. ठीक है. सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट. एरिस्टोक्रेसी का आप मान सकते हैं अपर क्लास, हायर क्लास.
supposedly higher class. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also the town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by marriage. ये बेसिकली सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो अपर क्लास थे ये एक कॉमन ग्रुप बनाते थे और ये कैसे कनेक्टेड थे, किस किस वे में कनेक्टेड थे. सो ये है. दिस पावरफुल ऑटोक्रेसी वॉज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. Majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो सबसे पहले हमने एरिस्टोक्रेसी का पढ़ लिया, ठीक है, कि कैसे वो एक स्मॉल निट ग्रुप था, क्लोज निट ग्रुप था, किन वेज से कनेक्टेड था, बट ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था. अब हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजन में, न्यू मिडिल क्लास. इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड ग्रू. ठीक है, मतलब धीरे धीरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स वेयर न्यू कमर्शियल क्लासेस एमर्ज. तो इस जो क्लासेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में पार्ट लेने लगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. The existence of this new class was based on production for the market. डिमांड बढ़ने लगी गुड्स की, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगी, तो ये बिजनेस क्लास पिक्चर में आई, मिडिल क्लास. न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास विच वाज कंपोज्ड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स मेड द न्यू सोशल ग्रुप्स. तो ये जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, ये पिक्चर में आई. ठीक है, कौन कौन? वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनलिस्ट. मेड द न्यू सोशल ग्रुप्स. इट वाज दिस क्लास विच शेप्ड द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी. तो इस क्लास ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने में. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. ठीक है, इस चैप्टर में एक्चुअली सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं सारे बोल ही रही हूं, तो सारे ही एक इंडिविजुअल टॉपिक फॉर्म करते हैं. ठीक है, आपको शॉर्ट नोट में कोई भी टॉपिक वो दे सकते हैं. Now, idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. इसको आप अच्छे से समझिए. Liber means free. ठीक है. For the new middle classes, freedom for the individual and equality of all before the law were the basis of idea of liberalism. From the political perspective, the idea of liberalism emphasized the concept of government by consent. ठीक है, कि बेसिकली अभी तक जो उन्होंने गवर्नमेंट देखी है वो क्या थी? मोनार्की की, रूलर की. ठीक है, बट अब वो क्या चाहते थे? गवर्नमेंट बाय कंसेंट. ठीक है, कि थोड़ी सी गवर्नमेंट फ्री हो. ठीक है, कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो बाय कंसेंट हो, सबकी सहमति से हो. लिबरलिज्म ऑल्सो मेंट एन एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस. फर्दर इट मेंट दैट द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देयर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी देयर. तो वो क्या चाहते थे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल, फ्री हो जाए. ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसको फर्स्ट कर देती हूँ, इसको सेकंड. एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस. क्लेरिकल मतलब जो क्लर्जी क्लास थी फ्रेंच सोसाइटी की, उसको थोड़ी ज्यादा प्रिविलेजेस, ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते थे, तो वो खत्म हो जाए. ठीक है. नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन and representative government. Then inviolability of private property was also emphasized by the 19th century liberals. Basically complete property rights मिले सबको. ठीक है. सफरेज पढ़ लेते हैं, क्या था? आई थिंक आपको पता भी होगा, वोटिंग से रिलेटेड है, राइट टू वोट से रिलेटेड है. Universal adult suffrage was yet to become a reality in France. During the earlier period of revolution, only property owning men had the right to vote. तो ये population है suppose. इसमें women को तो voting right था ही नहीं. ठीक है, अब जो men हैं उनमें जिनके पास properties हैं, ठीक है, those who own property, सिर्फ उनको property right था. जो remaining men हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट भी नहीं था. जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उनको वोटिंग राइट था. ठीक है,
So property owning men had the right to vote. For a brief period during the Jacobins, all adult males got the voting right. However, Napoleonic Code reverted to the earlier system of limited suffrage. तो जब जेकोबिन्स का थोड़ा आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तब सब मेल्स को वोटिंग राइट मिला, बट नेपोलियन के आने के बाद ये दोबारा यही वाला सिस्टम चालू हो गया कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेंगे. During the rule of Napoleon, women were accorded the status of minor, subject to the authority of father and husband. The struggle for voting rights for women and non-propertied men continued throughout the 19th and earlier 20th century. तो सबको वोटिंग राइट, बेसिकली सारी पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिले, इसी को हम सफरेज कहते हैं. एंड ये कंटिन्यू रहा बहुत, मतलब ज्यादा टाइम तक ये इलोंगेटेड रहा 19th एंड 20th सेंचुरी. नेक्स्ट हम आते हैं लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक स्फेयर. इकोनॉमिक स्फेयर हम सबको पता है, फाइनेंशियल स्फेयर, ठीक है. तो देखते हैं, और ये भी नेपोलियनिक कोड का एक पार्ट था. तो इसमें आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है. सो एक बार अच्छे से सुनिए इसको. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉज अनदर हॉलमार्क ऑफ द नेपोलियनिक कोड. द एमर्जिंग मिडिल क्लास वॉज इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का भी मतलब यहाँ पे भी वही है कि थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए. तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन हमने ऊपर पढ़ा था नेशनलिज्म में, तो इसमें भी हमने क्या बेसिकली हमारी डिमांड्स थी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट वेज में. ऐसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में भी यही है कि थोड़ा सा फ्रीडम आ जाए. Let us take an example of German-speaking regions in the first half of 19th century. There were 39 states in this region, which were further divided into many principalities. Each principality had its own currency and its own units of measurement. ठीक है, तो सबके अपने अलग मेजरमेंट्स के वो थे, स्टैंडर्ड्स और अलग करेंसीज थी, तो ऑब्वियसली ट्रेड में प्रॉब्लम होगी. If a merchant traveled from Hamburg to Nuremberg, he had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each barrier. Custom duty had to be paid according to weight and measure. ठीक है, और जो कि अलग थे हर रीजन के. तो 11 बैरियर्स पे उसको देने पड़ते थे, और 11 डिफरेंट मेजर्स के अकॉर्डिंग, 11 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. वाइड डिफरेंट इन यूनिट्स ऑफ वेट एंड मेजर्स क्रिएटेड फर्दर कंफ्यूजन. ऑब्वियसली आप देखिए, अगर आपको 11 टाइम्स कहीं पेमेंट करनी पड़े डिफरेंट करेंसीज में, तो पहले कन्वर्जन होगा, देन यू विल कलेक्ट द अमाउंट, देन पे इट, एंड देन अलग पॉइंट पे जाके दोबारा यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू हैव टू अरेंज द करेंसी, तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक. These conditions were not at all business friendly and served as an obstacle to economic activities. The new commercial class was demanding a unification of economic territory so that there could be unhindered movement of goods, people and capital. Unhindered मतलब non-stop, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ोल्वरीन. इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वरीन was formed at the initiative of Prussia and was joined by most of the German states. क्या था इसमें ज़ोल्वरीन में? ज़ोल्वरीन एक नाम था बेसिकली, ठीक है, यूनियन का. और इसमें क्या क्या था, कौन कौन था? प्रशिया ने स्टार्ट किया था, एंड वाज जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स. टैरिफ बैरियर्स वर एबॉलिश्ड एंड द नंबर ऑफ करेंसीज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2. तो एक तरह से जो हमारा ट्रेड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूनियन बनाया गया था. नंबर ऑफ करेंसीज को घटा के सिर्फ 2 में रिड्यूस कर दिया गया था. ट्रेड बैरियर्स को थोड़ा सा अबॉलिश किया था. डेवलपमेंट ऑफ अ रेलवेज नेटवर्क फर्दर एनहांस्ड मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. दिस क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म विच हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स विच वर ग्रोइंग एट द टाइम. तो ज़ोल्वरीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये शॉर्ट नोट में आ सकता है. क्या था, किसने बनाया, कब बना, किस किसने ज्वाइन किया और क्या फायदा हुआ उससे, ठीक है. ओके, ये हमारा लिबरलाइजेशन का खत्म हो गया टॉपिक. नाउ कंजर्वेटिज्म पे आते हैं हम, जो कि लिबरलाइजेशन से थोड़ा सा ऑपोजिट है. अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. नाउ नेपोलियन के जाने के बाद हुआ ये, ठीक है. Napoleon was defeated in 1815 by the combined power of Britain, Russia, Prussia and Austria.
आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन यूरोपियन गवर्नमेंट्स वांटेड टू फॉलो कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का बेसिकली मतलब है गोइंग बैक टू दी ओल्ड मेथड्स. ठीक है. The conservatives believed that established traditional institutions of state and society should be preserved. Established मतलब वही जो पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए. They believed in preserving the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family. But most of them also wanted to retain the modernization which Napoleon carried out in the spheres of administration. तो वो क्या चाहते थे कि सोशल स्फीयर में जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, वो चलते रहे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में नेपोलियन जो भी पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, बट मेजरली वी विल फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस. बट जो पॉजिटिव चेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में वी विल अडॉप्ट देम. The conservatives believed that modernization would strengthen traditional institutions. It was believed that a modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the monarchies of Europe. वो क्या उनकी thought process था कि जो पॉजिटिव चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये हमें ट्रेडिशनल चीजों को प्रिजर्व करने में और हेल्प करेगा. ठीक है. जैसे मोनार्की ट्रेडिशनल उनका वो था इंस्टीट्यूशन, तो अगर ये इन नई चीजों को अडॉप्ट करें, क्या कौन सी नई चीजें? आर्मी, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, तो ये हमें मोनार्की को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा, हमारे जो सिस्टम है उसको एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करेगा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसके. ट्रीटी ऑफ वियना, ये एक लैंडमार्क था. ओके. तो देखते हैं कौन कौन था. सबसे पहले तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया met at Vienna in 1815 to draw up a settlement of Europe. The Austrian Chancellor Duke Metternich was the host of the Congress. The Treaty of Vienna of 1815 was drawn up at this meeting. क्या था इसमें? Its objective was to undo most of the changes which had come in Europe during the Napoleon Wars. Most of the changes, ठीक है, उनको undo कर देना, खत्म कर देना इस ट्रीटी में. 1815 में साइन हुई थी. वियना एक जगह का नाम है. वहां पर कौन कौन सी पावर्स थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया. क्या क्या स्टेप्स इन्होंने डिसाइड किए? सम स्टेप्स टेकन अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वियना आर एज फॉलोज. फर्स्ट, द बारबोन डायनेस्टी, जो कि फ्रांस में रूल कर रही थी, मैंने आपको बताया था. द बारबोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उस डायनेस्टी को हटा दिया था, तो इट वॉज गिवन द पावर बैक. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. कि फ्रेंच आर्मीज अपने आसपास के एरियाज को और कैप्चर ना करें, तो उसके आसपास बाउंड्री बना दी गई थी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स वाज सेट अप इन यूरोप. सिमिलरली जिनोवा एंड वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ. ठीक है. डिफरेंट रीजन्स में बता रहे हैं, बाउंड्री बना दी गई थी. Prussia got some important territories on its western frontiers and Austria got control of northern Italy. German Confederation of 39 states which had been set up by Napoleon was left untouched. ठीक है. एक पोर्शन था जिसको छुआ भी नहीं गया था, उसके एरिया में कुछ चेंजेस नहीं किए गए. In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. तो ये कुछ चेंजेस थे, आपको लर्न करने हैं सारे रीजन्स के नाम. ठीक है. कहाँ कहाँ चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए थे. द कंजर्वेटिव रेजिम्स विच वर सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. दे वर इनटॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. ठीक है. कंजर्वेटिव थे तो इसका मतलब कोई भी उनको अपोज करेगा तो वो उसको बहुत ही वेलकम वे में नहीं लेते थे. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द कंटेंट्स इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स. ठीक है. तो उनको बेसिकली था कि हमारा टोटल कंट्रोल रहे चीजों के ऊपर. ठीक है. एंड हम कोई ओपोजिशन, हम कोई क्रिटिसिज्म सहन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सेंसरशिप का वही मतलब मैं आपको बता चुकी, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी. ठीक है. डिफरेंट चीजों पे. सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट हाफ ऑफ द लेक्चर. ठीक है. लिटिल लेस देन हाफ. सो वील बी कंटिन्यूइंग द रिमेनिंग टॉपिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड थोड़े से इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एंड बल्कन स्टेट्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो आई सजेस्ट कि आप इस लेक्चर, थोड़ा सा टफ चैप्टर है बिकॉज इसमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड करने से पहले आप इसको पहले 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं.
ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वील बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर सून.